नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी में पिछले 28 वर्षों के दौरान रसायन विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों में से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज विस्तार से चर्चा करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है जल में अधिक विलेय होता है, ऑप्शन बी है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑप्शन सी है आक्सीकारक है और ऑप्शन डी है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। विरंजक जो चूर्ण होता है वो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके कारण इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl होता है। यह जो है हेसेन क्लेवर विधि से तैयार किया जाता है, यानी कि इसका उत्पादन किया जाता है। यह ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रभावित करके बनाया जाता है। यह सफेद चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन जैसी गंध निकलती रहती है और यह ही अत्यंत अस्थायी यौगिक होता है। यह कीटाणुनाशक की तरह भी काम करता है, अतः इसका उपयोग जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है और यह जल में अधिक विलेय नहीं होता। तो यहां पे प्रश्न था कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जल में जो है विरंजक चूर्ण अधिक विलेय नहीं होता। यह हल्के रंग का पीले रंग का चूर्ण है, आक्सीकारक भी है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ए, जल में अधिक विलेय नहीं होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए है एक्स किरण में, ऑप्शन बी है अल्फा किरण में, ऑप्शन सी है बीटा किरण में और ऑप्शन डी है गामा किरण में। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ उन्हें कहते हैं जो स्वतः यानी कि स्वयं अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में अदृश्य किरणों का प्रवाह करते रहते हैं, यानी कि उत्सर्जित करते रहते हैं, इमिटिंग करते रहते हैं। तो जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों से, उनके इस गुण को जो है रेडियो सक्रियता के नाम से जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो अल्फा किरण निकलता है वह धनावेशित किरण है और बीटा किरण जो है वह निगेटिव किरण है, यानी कि ऋणावेशित है, और जो गामा किरण है वह आवेशहीन है, यानी कि उदासीन किरण है। तो निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, प्रश्न ये था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सी, बीटा किरण। अगर प्रश्न होता कि निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है तो इसका सही उत्तर होता अल्फा किरण। अगर प्रश्न होता कि निम्नलिखित में से किसमें उदासीन आवेश ही नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है वह, कौन सी किरण जो है वह उदासीन होती है, आवेशहीन होती है, तो इसका सही उत्तर होता गामा किरण। अगला प्रश्न, भारी पानी वह पानी होता है, ऑप्शन ए है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, ऑप्शन बी है जिसके कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होता है, ऑप्शन सी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है और ऑप्शन डी है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। हाइड्रोजन के जो है आप जानते हैं कि 3 समस्थानिक होते हैं, पोट्रियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम। जब हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम को लिया जाता है, यदि जल का निर्माण H2 से न करके ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है D2O, अगर उससे जो है ऑक्सीजन की रिएक्शन कराया जाता है तो जिस जल का निर्माण होता है उसको जो है हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल के नाम से जाने जाते हैं। तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ड्यूटेरियम ले लेता है, जिसका संकेत D2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान
आइसोटॉप ले लेता है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन ए है न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और ऑप्शन डी है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि आइसोटॉप क्या होता है। जब हम आइसोटॉप समझ जाएंगे तो इसका सही उत्तर भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आइसोटॉप क्या है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को समझने के लिए आइए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोट्रियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम और तीसरा जो होता है वह होता है टाइट्रियम। ये जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इन तीनों के जो है द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं, यानी कि प्रोट्रियम की 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है और ट्राइट्रियम का 3 है, जबकि परमाणु क्रमांक जो है 111 ही है तीनों के। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कैसे होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमाणु क्रमांक दिखाता है तत्व का वह वास्तव में उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर है और जो द्रव्यमान संख्या होता है किसी भी तत्व में वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है प्रोट्रियम में जो है एक प्रोटॉन है। जब हम 1 में से घटा देंगे तो 0, इसमें न्यूट्रॉन जो है 0 है। अगर सेकंड की बात करें, ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम में जो है 2 जो है द्रव्यमान संख्या है और द्रव्यमान संख्या में से जब प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं यानी कि 1 घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसी तरह इसमें जो है जब 1 घटा देंगे 3 में से तो 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो आप देख रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या में इनमें भिन्नता है। पहले में 0 न्यूट्रॉन है, दूसरे में जो है 1 न्यूट्रॉन है, तीसरे में 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ क्या होती है? आइसोटॉप क्या होता है? जिसको समस्थानिक के नाम से जो है आप प्रचलित भाषा में जानते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है समस्थानिकों के समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं जो होती हैं वह अलग अलग होती हैं। द्रव्यमान संख्या अलग होने का सीधा मतलब है कि न्यूट्रॉनों की संख्याएं जो है अलग अलग एक ही तत्व के जो अलग अलग समस्थानिक होते हैं उसमें अलग अलग होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 6 होती है और द्रव्यमान संख्याएं 12 और 14 क्रमशः होती हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कार्बन के द्रव्यमान समस्थानिक हैं आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक यहाँ पे जो है 6 ही रहेगा और द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो रही है। इनडायरेक्ट रूप से आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या जब किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो ऐसे तत्वों को जो है समस्थानिक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहते हैं। अगर आइसोटॉप्स की बात की जाए तो आइसोटॉप्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक समान स्थान ग्रहण करने वाले। और आप जानते हैं कि किसी भी जो पीरियोडिक टेबल होता है परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही स्थान निर्धारित किए जाते हैं। तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है एक समान स्थान ग्रहण करने वाले, एक समान स्थान प्राप्त करने वाले। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम हैं। पोलोनियम जो है एक ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ट्राइट्रियम होता है 1H3, उसका अंदर जो होता है रेडियो सक्रियता का गुण होता है, यानी कि रेडियो सक्रियता हम अभी पढ़े हैं
कि रेडियो सक्रियता का तात्पर्य ऐसे तत्व से है जो है अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन स्वतः करते रहते हैं, और अल्फा जो होता है वो धनावेशित होता है, बीटा जो होता है ऋणावेशित होता है, और गामा जो किरण होती है वह उदासीन होती है, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता। इसी प्रकार अगले एपिसोड में हम देखेंगे समभारिक से क्या समझते हैं, सम न्यूट्रॉनिक से क्या समझते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट हैं और हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते रहे हैं। बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ था, उसमें भी जो है आइसोटॉप से सवाल पूछे गए थे, अगर आपने पेपर देखा हो तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूध उदाहरण है एक। ऑप्शन ए है विलयन का, ऑप्शन बी है कोलाइड विलयन का, ऑप्शन सी है इमल्सन का, और ऑप्शन डी है वायु विलयन का। दूध जो है एक कोलाइड होता है, दूध फेस क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है। तो दूध उदाहरण किसका है? इमल्सन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए है पाइरुविक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिल्डिहाइड, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल, और ऑप्शन डी है फार्मिक एसिड। अल्कोहलिक खमीर जो होता है वह इथाइल अल्कोहल का आखिरी उत्पाद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी, इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन ए है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है एसेटिक एसिड, और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ए, इथाइल अल्कोहल। जब हम शर्करा C12H22O11 यानी कि चीनी, जिसको शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, जब रिएक्शन हम कराते हैं H2O के साथ इनवर्टेस के उपस्थिति में, उसको जो है उत्प्रेरक के रूप में रख लीजिए, तो हमें 6,6H12O6 और C6H12O6 प्राप्त होता है। तो इसमें जो C6H12O6 पहला होता है उसको ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है, और जो C6H12O6 है वो ग्लूकोज का ही अलग रूप फ्रक्टोज होता है। और जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं जाइमेज जीवाणु की उपस्थिति में, तो हमें इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो शक्कर की किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अपमार्जक क्या है? ऑप्शन ए है साबुन, ऑप्शन बी है औषधि, ऑप्शन सी है उत्प्रेरक, और ऑप्शन डी है शोधन अभिकर्ता। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है। तो अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है वनस्पति तेल, ऑप्शन बी है मोबिल तेल, ऑप्शन सी है केरोसिन तेल, और ऑप्शन डी है कटिंग तेल। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल जो है वह साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ मिला दिया जाता है तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो साबुन बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। अगला प्रश्न, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? ऑप्शन ए है तांबा और निकेल, ऑप्शन बी है निकेल और जस्ता, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और जस्ता, और ऑप्शन डी है तांबा और जस्ता। पीतल जो होता है वह कॉपर और जिंक धातुओं से बना होता है, यानी कि इसके मिश्रण से बना होता है, जिसको हिंदी में तांबा एवं जस्ता के नाम से जाना जाता है। तो पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ऐसे तत्व रेडियोधर्मी ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः जो है अल्फा बीटा गामा जैसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं,
और अल्फा जो होता है वह धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित और गामा जो है उदासीन होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता। यानी कि अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों जो किरण हैं ये रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी किरणें जो है रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं। अगला प्रश्न, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है लगभग 78.09% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 20.95% होती है, और इसी प्रकार आर्गन की जो मात्रा है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% होती है। तो आप देख रहे हैं कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है उसका नाम है नाइट्रोजन, लगभग 79%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, वायु एक है, ऑप्शन ए है यौगिक है, ऑप्शन बी है तत्व है, ऑप्शन सी है मिश्रण है और ऑप्शन डी है विद्युत अपघट्य है। वायु जो है आप जानते हैं कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% लगभग, आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है, तथा शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन भी पाई जाती है। तो हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं कि किसी भी गैस का जो है फिक्स जो है रेशियो नहीं है, तो वायु एक क्या है, मिश्रण है। अगर फिक्स होता तो यौगिक होता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, मिश्रण है। अगला प्रश्न, मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है, ऑप्शन ए है एलिथ्रीन, ऑप्शन बी है एट्रोपिन, ऑप्शन सी है 2-आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल, ऑप्शन डी है बेंजीन हेक्साक्लोरोफिल। जो मच्छर भगाने वाला रसायन होता है उसमें एलिथ्रीन नामक यौगिक होता है, जो मच्छरों को भगाने वाले दवाओं में सक्रिय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए, एलिथ्रीन। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जल के बारे में जान लेना जरूरी है कि जल की अस्थायी कठोरता क्या होती है और अस्थायी कठोरता क्या होती है। तो जल एक यौगिक है, इसका सूत्र जो है आप जानते होंगे H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है भार के अनुसार 1:8 का होता है, और आयतन के अनुपात में हाइड्रोजन के 2 होते हैं परमाणु और ऑक्सीजन के 1, तो 2:1 का अनुपात होता है। और जो शुद्ध जल होता है वह उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है, यानी कि इसमें विद्युत प्रभावित नहीं हो सकता, यानी कि यह विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब यह जल इसमें अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो इसमें अनेक प्रकार के अम्ल आ जाते हैं, जिसके कारण जो है यह जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। जल की अब कठोरता की बात कर लेते हैं। जल के 2 प्रकार होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। तो जल की जो कठोरता होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फर लवण घुले रहने के कारण होती है। तो यहाँ स्थायी कठोरता की ही बात हो रही है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले रहने के कारण जो है जल की स्थायी कठोरता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगर प्रश्न यहां होता कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो आप बताते कि जल की अस्थायी कठोरता जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। और जल की जो अस्थायी कठोरता है उसको उबाल कर दूर की जा सकती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से भी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। अगर यहाँ प्रश्न बन गया होता कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, तो आप कहते सोडियम कार्बोनेट को डालकर जब हम जल को उबालेंगे तो इसमें से स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, हास्य गैस है, ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन पराक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड।
हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी। नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस है क्योंकि इसको सूंघने पर हंसी आ जाती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो हास्य गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ऑप्शन ए है डेसिबल में, ऑप्शन बी है न्यूटन में, ऑप्शन सी है जूल में और ऑप्शन डी है अर्ग में। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर न्यूटन की बात करें तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, जूल जो है कार्य का मात्रक है और अर्ग भी जो है वो कार्य का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित कौन सी किरण उदासीन होती है? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, ऑप्शन सी है गामा किरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित जो पदार्थ हैं वे हैं अल्फा बीटा गामा किरण। और रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं उस किसको कहते हैं? तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे ही पदार्थों को जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। इस तरह के जो है कई तत्व हैं, यूरेनियम भी है। इस तरह के कई तत्व हैं जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और पोलोनियम जो है वह एक ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। और हाइड्रोजन का जो समस्थानिक ड्यूट्रियम टाइट्रियम होता है, टाइट्रियम 1H3 से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वह जो है रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो यहां प्रश्न था रेडियो धर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित कौन सी किरण उदासीन होती है? तो अल्फा किरण जो होती है यह जो है धनावेशित होती है और बीटा किरण जो है ऋणावेशित होती है और गामा किरण जो है यह उदासीन होती है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि केमिस्ट्री पर आधारित यह जो श्रृंखला चल रही है उससे आपको काफी लाभ हो रहा होगा। और आने वाले समय में जो भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें प्रश्न सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। ये जो सभी प्रश्न डिस्कशन किए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले 28 वर्षों के दौरान पूछे जा चुके हैं, उन्हीं पर आधारित यह श्रृंखला है। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत। कल फिर मिलूंगा इसी समय कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और बाढ़ पीड़ितों का भरपूर सहायता कीजिए जितना संभव हो सके।